संजय पांडे क्लासेस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को नोटिस दे दें, हम लोगों ने अपने संजय पांडे क्लासेस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर लिया है, जहाँ पर आपकी क्लास रेगुलरली नॉर्मली चलती हैं क्लासेस में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें आने के लिए तो इस नंबर पे 9415614156 पे हमें अपना डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए। डिटेल्स में आपका नेम रहेगा, क्लास, स्कूल एंड जो सब्जेक्ट्स आपको करने हैं कोचिंग वो सब आपको व्हाट्सएप कर दीजिए। अब एक और चीज़, इस वक्त उसका सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसमें पैसा नहीं देना है, आराम से हमको व्हाट्सएप पर फिर आपको हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अब हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अपने एक नोटबुक और कॉपी साथ में आपके नोट्स आप बना के चलते रहना है लगातार साथ में। हम लोगों ने सेल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन टू सेल कंप्लीट कर लिया है एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन कर लिया है एंड अपना साइटोप्लाज्म कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो उसका आपका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सेल पार्ट 1 और पार्ट 2 का। हम लोग अपना सेल पार्ट 3 आज स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमको अपना थर्ड पार्ट करना है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। अब सेल ऑर्गेनल क्या, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, सेल ऑर्गेनल क्या होता है, जितने आपके लिविंग पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर उसको आप बोलते हो सेल ऑर्गेनल। आपका न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, एट द सेम टाइम ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल भी होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट। न्यूक्लियस के क्वेश्चन आपके पास अक्सर आते हैं, शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में, कंफर्म है इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब हम लोग आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस क्या होता है पूछ लिया जाए तो एग्जांपल देते हैं। आपकी बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी में कौन सा आएगा, आपका दिमाग आएगा, आपका ब्रेन आएगा। वही ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, आपका कोई बॉडी ऑर्गन को आपका ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अगर उस ब्रेन को हम निकाल के साइड में रख दें तो क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। सेम चीज आपका न्यूक्लियस करता है, आपके सेल के अंदर का जो ब्रेन होता है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियस। ये आपका सेल आया, जनरली मोस्ट केसेस में न्यूक्लियस आपको सेंटर में ही मिलता है, दैट इज न्यूक्लियस। अगर इस न्यूक्लियस को आप निकाल दो तो आपका सेल डेड हो जाएगा। इसी न्यूक्लियस को आप बोलते हो ब्रेन ऑफ द सेल या फिर मास्टर ऑफ द सेल। जनरली इस वर्ड से ज्यादा आता है, नेम द फॉलोइंग में आ सकता है कि मास्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा आपके न्यूक्लियस को बोलते हैं मास्टर ऑफ द सेल। मास्टर का मतलब क्या होता है, सब कुछ कंट्रोल करेगा, जाहिर सी बात है, सबको ऑर्डर करेगा, चीजों को कोऑर्डिनेशन में रखेगा। ये सारा काम आपका न्यूक्लियस करता है, चाहे वो सेल डिवीजन हो, कोई भी काम होगा ये न्यूक्लियस ही कर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं न्यूक्लियस को। ये हमने आपका न्यूक्लियस बनाया। अब हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन होता ही होता है। क्यों होता है, प्रोटेक्शन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है आपके न्यूक्लियस के अराउंड भी मेम्ब्रेन होगा ही होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने जो मेम्ब्रेन यहाँ पे ड्रॉ करी है, हमने बीच में बहुत बड़े बड़े गैप दिए हैं, इन्हीं को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर्स। जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे हमने देखिए करा था, ये सेल था, आपके बाहर सेल मेम्ब्रेन थी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा था आपके सेल को। जहां तक बात आपके न्यूक्लियस की आती है, न्यूक्लियस का सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही बड़े बड़े पोर्स होते हैं। इस मेम्ब्रेन को आप बोलते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं।
हम क्वेश्चन यहाँ पे दो बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि इतने बड़े बड़े पोर्स का काम क्या है। सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर इतने बड़े बड़े पोर्स हैं तो ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं आपके न्यूक्लियस को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, बड़े बड़े पोर्स क्यों हैं। अब न्यूक्लियस क्योंकि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल मैक्सिमम फंक्शन यही कर रहा है, तो मैक्सिमम चीजों की रिक्वायरमेंट दैट इज ग्लूकोज की, ऑक्सीजन के बारे में रिक्वायरमेंट इसकी मैक्सिमम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई रुकावट ना आए, इस वजह से आपका पोर्स आपको बड़े बड़े हो, चीजें आराम से अंदर बाहर ट्रैवल कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये तो लॉजिकल समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने करा कि अगर इतने बड़े बड़े पोर्स हैं तो ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा होगा इसको। सोचिए ये वाला पार्ट। इसका आंसर ये आएगा कि सेल, ये आपका सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन तो अपने आप ही जर्म्स को अंदर जाने ही नहीं दे रहा है, जर्म्स वैसे भी नहीं जा पा रहे हैं अंदर, तो अंदर यहाँ पे तो कोई जर्म्स है ही नहीं, समझ में। आपके बाहर पूरा बड़ा सा सेल है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो वैसे ही सिंपल नेबल होती है, पढ़ चुके हैं, वो अंदर जर्म्स को जाने ही नहीं देगी। प्रोटेक्शन, इसको जर्म्स से कोई दिक्कत है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे कोई बड़े बड़े पोर्स होते हैं क्योंकि आपके सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं है ऑब्वियसली। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कर लिया आपकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। अब जिस तरीके से आपके सेल के अंदर फ्लूइड था नोन एज साइटोप्लाज्म, उसी तरीके से आपके न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड पाया जाएगा। इस पूरे एरिया में फ्लूइड पाया जाएगा। उस फ्लूइड का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म डिफरेंशिएट करने को आता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। हम डिफरेंशिएट करते हैं। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, आपके सेल के अंदर पूरे भरा रहेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होगा, आपके पूरे न्यूक्लियस के अंदर भरा होगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपका साइटोप्लाज्म सेमी लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड मीनिंग हनी काइंड का स्ट्रक्चर, एकदम लिक्विड, पानी जैसा नहीं होगा ये। आपका न्यूक्लियोप्लाज्म सेमी सॉलिड होता है। इसका मतलब पार्शियली सॉलिड, एकदम सॉलिड नहीं होगा। एग्जांपल जैसे जेली होती है, जेली आपका काइंड ऑफ सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, उस तरीके का सब्सटेंस, जेली काइंड का सब्सटेंस भरा होता है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेकंड डिफरेंस आप कर सकते हो, साइटोप्लाज्म इज सेमी लिक्विड, न्यूक्लियोप्लाज्म इज सेमी सॉलिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर आ गया। अच्छा, आप लोगों ने डीएनए सुना होगा, जीन सुना होगा, इस सब के बारे में हमको न्यूक्लियस में ही पढ़ना है, ठीक है। आपके पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, जो ऐसे नॉर्मली आपके न्यूक्लियस में इस तरीके से फैले होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये इतने पतले होते हैं कि नॉर्मली ये माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ते इतने आराम से। इनको आप बोलते हो क्रोमैटिन नेटवर्क। इसको अपने नोट्स में साथ साथ ड्रॉ करते चलिएगा और फंक्शन भी लिखते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो क्रोमैटिन नेटवर्क, जो कि नॉर्मली विजिबल नहीं होते हैं। विजिबल कब होंगे ये, जब आपका एक सेल डिवाइड करने वाला होता है तब विजिबल होंगे। क्यों ऐसा होता है, अब देखिए, हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल पार्ट 1 में, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, याद है। ये अपने पास प्री एग्जिस्टिंग सेल आई, हमारे पास ये दो आ गए न्यू सेल्स। अब देखिए, अगर एक ही चीज दो में टूट रही है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दो नई चीज वीक हो जाएंगी। अगर एक दो में टूट रही है तो कमजोर हो जाएंगी। क्या करें कि दोनों सर्वाइव कर सकें और मरे नहीं? इसका आंसर होगा कि बिफोर आपकी ये सेल अपने आप को डिवाइड करती है, ये अपनी चीजों को अपने अंदर डबल करेगी।
क्योंकि दो में टूटना है। जब ये डबल करेगी तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे मोटी होना स्टार्ट होगी। ये अपने आप को डबल करने के बाद ही ये दो में टूटेगी। मतलब कि अब जब डबल कर चुकी है तब जाके आधा यहाँ आया आधा यहाँ आया, तब ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग आए हैं, तब ये दोनों अपने में सर्वाइव कर सकती हैं। इतना पार्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी सेल डिवाइड कर रही है, मतलब अपने आप को वो डबल कर रही है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपका साइटोप्लाज्म भी अपने में डबल हो रहा होगा अमाउंट, और वो डबल हो रहा है तो आपका न्यूक्लियस के अंदर का सामान भी डबल हो रहा होगा, मतलब आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भी डबल होगा। तो अगर इसके अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म डबल है तो ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्रोमैटिन नेटवर्क, ये भी धीरे धीरे मोटा होना स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब आपका सब कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हो रहा होता है, थिक हो रहा होता है, उस टाइम पर आपको ये क्रोमैटिन नेटवर्क अपने आप को एक दो में नहीं बदलता है, ये अपने आप को मोटा करना स्टार्ट करता है, और जब मोटा करना स्टार्ट करता है तभी ये आपको दिखाई पड़ता है। अब देखिए जब क्रोमैटिन नेटवर्क अपने आप को और थिक कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म छोड़कर ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं इस तरीके से। इन्हीं रिबन लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, अभी डिटेल में आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, वो उसमें आपका आएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, वहां पर हम लोग खूब डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमने केवल उसका बेसिक इंट्रो टाइप करना है यहाँ पे। तो हमने कहा न्यूक्लियस आया, बाहर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया, अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म आया, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हो क्रोमैटिन नेटवर्क। ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपका क्रोमैटिन नेटवर्क थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, एंड आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रोमोसोम्स। इतना पार्ट समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं कि इनका काम क्या होता है। आपके क्रोमोसोम्स के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा कि ये आपके पिताजी का था, उनको अपने पिताजी से मिला था, आपका अपने पिताजी से मिला है, मतलब कि सिंपली वो चीजें पास ऑन होती गई हैं जनरेशन टू जनरेशन। आपने देखा होगा आप में कुछ प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स से मैच करती होगी, मतलब कि आप में कोई जीन्स आए होंगे उस तरीके के। हमें यही वर्ड तो पढ़ना है यहाँ पर। क्रोमोसोम्स के अंदर आपको जीन्स मिलते हैं, और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स के अंदर होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको लिखिए कॉपी में, फुल फॉर्म का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए इनिशियली आपको क्रोमैटिन नेटवर्क में ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्रोमैटिन नेटवर्क ही कन्वर्ट हुआ है क्रोमोसोम्स में, तो जो मटेरियल इसके अंदर था वही मटेरियल इसमें प्रेजेंट होगा। तो आपके क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन्स, जीन्स के अंदर होते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए वो होता है जो आपके कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करता है। हेरिडिटरी मतलब जो आपके पेरेंट्स से आप में आई है, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को डीएनए कैरी करेगा। इतना पार्ट ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा पार्ट है जो कैरी करता है आपके हेरिडिटरी चीजों को, कौन सा ऐसा पार्ट है जो डिसाइड करता है कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि यही इनडायरेक्टली कंटेन कर रहा है आपके डीएनए को। इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है। अगर आपको डाउट है इसमें रिलेटेड तो आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्लस हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ऑफ कोर्स बात है नेक्स्ट चैप्टर में, तो हमको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इतना पार्ट हम लोग क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रोमोसोम्स की एक प्रॉपर्टी है, क्रोमोसोम्स का एग्जांपल देखिए, ह्यूमन बीइंग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होंगे। इसका मतलब क्या होगा? इस तरीके के आपको 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। एक क्रोमैटिन नेटवर्क मतलब एक थ्रेड से आपको एक क्रोमोसोम मिलता है, ये याद
याद रखिएगा, एक थ्रेड मोटा होकर एक क्रोमोसोम बनाता है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इनिशियली उतने नंबर ऑफ क्रोमैटिक नेटवर्क टाइप के थ्रेड्स रहेंगे। इतना पार्ट ठीक है। अब आपके हर स्पीशी में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम चलते हैं। आपके मतलब इंसानों के हमारे स्पीशी में हर इंसान के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक सेल में 46 ही पाए जाएंगे। आपके पास जितनी भी सेल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे, बट नॉर्मली जितने सेल्स प्रेजेंट है आपके पूरे बॉडी में, हर एक सेल के अंदर के हर एक न्यूक्लियस के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम्स ही मिलेगा। अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो स्पीशी ही चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन का 46 होता है, जो गार्डन पी होती है, गार्डन पी मतलब मटर, उसके अंदर आपको 14 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, 14। सिमिलरली आप अनियन पे आ जाओ, प्याज में आपको 16 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, हमारा अंदर 46। जहां आपने ऊपर नीचे करा एक भी नंबर, आपका नंबर ऑफ स्पीशी ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब नोटिस करिए इन तीनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई देगा। कॉमन क्या है इसमें? तीनों आपके इवन नंबर हैं। देन सेकंड पॉइंट है, क्रोमोसोम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन इवन नंबर्स। कभी भी आपको 47 या 45 नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। इसका रीजन क्या होता है? क्रोमोसोम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। क्रोमोसोम्स आपके हमेशा दो दो में रहते हैं, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। अगेन इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, और आपका जब डिवीजन आएगा सेल डिवीजन में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए क्रोमोसोम्स वो जो डिसाइड करते हैं आपका कौन से कैरेक्टरिस्टिक आने में पेरेंट्स से आप में। फिर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, हर स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स्ड रहते हैं। हर किसी भी स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा इवन नंबर में ही रहेंगे, ऑड रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। इस चैप्टर में आपको इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। हम लोग आगे पढ़ते हैं जब तक हम लोग का काइंड ऑफ एंडिंग है। हमने इतना कर लिया। अब हमने करा था, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमको करना है सेल इंक्लूजन्स। अब याद करिए सेल इंक्लूजन्स क्या है। हमने दो चीजें करी थी, हमने एक किया था सेल ऑर्गेनल और एक किया था हमने सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनल्स आपके लिविंग पार्ट थे, सेल इंक्लूजन्स आपके नॉन लिविंग पार्ट्स थे। जिस तरीके से हमने करा था हमारे बॉडी में हमारे हेयर नॉन लिविंग है, नेल्स नॉन लिविंग है, उसी तरीके से आपके सेल के अंदर भी कुछ नॉन लिविंग चीजें पाई जाती हैं। पहला आपके पास आता है ग्रैन्यूल्स, सेकेंड आपके पास आएगा वैक्यूल्स। अब देखिए इसके बारे में। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रैन्यूल अगर आप जानते हो ये वर्ड, छोटे छोटे दाने को बोलते हैं ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके पूरे सेल के अंदर छोटे से बॉल्स टाइप फैले रहते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे से ग्रेन टाइप प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर। ये जो ग्रेन्स आ रहे हैं इन्हें आप बोलते हो ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? अपने अंदर ये स्टोरेज का काम करते हैं। क्या स्टोर करेंगे? ये स्टोर्स फैट स्टोर कर लेंगे, स्टार्च स्टोर कर लेंगे। ठीक है। मतलब जितनी चीजें आप लोगों को स्टोर करनी होती है वो सारे स्टोरेज का काम ये कर लेगा। तो आप याद कर लीजिए कि आपका ग्रैन्यूल्स
बात करते हैं, जिस तरीके से एनिमल्स, अच्छा ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है एक तरीके से, ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज जो बच जो कंज्यूम नहीं हो पाता है, उस एक्सेस ग्लूकोज को क्या होता है, वो एक्सेस अभी पता आपको स्टोर होगा बॉडी में, स्टोर किस फॉर्म में होगा वही देखते हैं। एनिमल्स में आपका जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वही चीज प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, एनिमल स्टोर करते हैं ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट स्टोर करते हैं आपके ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में। ग्रैन्यूल क्या स्टोर कर रहा है, ग्रैन्यूल आपका फैट भी स्टोर करेगा, स्टार्च भी स्टोर करेगा एंड ग्लाइकोजन भी स्टोर करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके वैक्यूल्स पर, इतना आपने लिख लिया होगा, ठीक है। वैक्यूल्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं आपके प्लांट सेल में, प्रोमिनेंट का मतलब ज्यादा बेटर होते हैं, ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा चीजें प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अगर हम कंपेयर करें आपके एक प्लांट सेल को और एक एनिमल सेल को इन टर्म्स ऑफ वैक्यूल्स, कंपेयर करें अगर तो एक प्लांट में मैक्सिमम पार्ट प्लांट सेल का एक वैक्यूल कवर कर लेता है, इस तरीके से मैक्सिमम पार्ट। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत माइन्यूट प्रेजेंट रहेगा, छोटे छोटे। रीजन देखिए, आपके वैक्यूल्स में इन केस ऑफ प्लांट मेनली प्रेजेंट होता है सेल सैप। अब सेल सैप क्या होता है, अच्छा जब आप कोई लीफ या तो कोई स्टेम को हल्का सा आप नेल से काट देते हो तो जो निकलता है पानी टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है ना, उसी को आप बोलते हो सेल सैप। मतलब कि सिंपली जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है आपके प्लांट में, उसके अंदर खूब चीजें प्रेजेंट, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, कुछ वेस्ट भी प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, जो ये पूरा सोल्यूशन आता है इसी को आप बोलते हो सेल सैप प्लांट के अंदर का। उस सेल सैप को स्टोर करने का काम वैक्यूल करता है। इतना पार्ट ठीक है। 90% पानी होता है उसमें, 90% वाटर जाएगा, बाकी आपके 10% में ग्लूकोज आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, स्टार्च आ गया, वेस्ट आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्लांट में मैक्सिमम एरिया प्रेजेंट कवर कर लेता है वैक्यूल। एनिमल्स में या तो नहीं हो और बहुत ही पानी प्रेजेंट रहेगा। दोनों का काम आपका आता है स्टोरेज का। एनिमल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट ग्रैन्यूल्स होता है, प्लांट में ज्यादा प्रोमिनेंट वैक्यूल होता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा आप लोग को। अब आप लोग का होमवर्क है, क्योंकि हम लोगों ने मैथ्स चीजें कवर कर, हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है अभी का। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि अपने नोटबुक में डिफरेंशिएट करिए बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दो कॉलम बनाइए इस तरीके से, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का, ठीक है। यहां पर जितने हो पाए उतने मैक्सिमम डिफरेंसेस लिखिए, जिन्होंने पढ़ा है अभी तक में। आखिर में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करिएगा कि डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। इसका आपको सिंपली बुक से आपको मिल जाएगा, बट आपका काम होगा ये पढ़ के खुद इसको ट्राई करना। आपके आंसर में जनरली आता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रोटोप्लाज्म।
अभी के टाइम में प्रोटोप्लाज्म वर्ड अक्सर यूज करा जाता है। जब भी कोई लैब में कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं, वो वर्ड इंस्टेड ऑफ सेल यूज करने के बजाय वो वर्ड प्रोटोप्लाज्म प्रेफर करते हैं। हम लोग सिर्फ डिफिनेशन पढ़ने क्या होता है, डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है इसमें हम लोग को। सिंपल सी डेफिनेशन एक लाइन की रहेगी। ये आपका सेल आया, सेल के अंदर की जितनी भी लिविंग चीजें हैं सबको इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूट करके एक साथ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। बस तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी चीजें आई जो कि लिविंग प्रेजेंट है, केवल लिविंग वाला पार्ट, उन्हीं को आप बोलते हो प्रोटोप्लाज्म। दैट्स इट। ठीक है। सो जितना लिविंग मैटर आया एंड टोटल सब्सटेंस ऑफ अ सेल उसको मिला के आप बोल देते हो प्रोटोप्लाज्म। इसमें इतना पढ़ना है। अब बस हम पक्का ये आखिरी करने जा रहे हैं। एक डिफरेंशिएट आता है, अक्सर बोलते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। अब देखिए इसमें हम यहां पे जो आपका वर्ड आया कार्योटिक, कार्यो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहां पे दोनों का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस। एक डिफरेंस आया, यहां पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आसान भाषा में अर्ली। अर्ली का मतलब पहले का, पुराना। यू का मतलब होता है ट्रू या फिर कंप्लीट। अब देखिए नाम से कैसे लगेगा। अगर ये बोल रहे हैं प्रो का मतलब आपके अर्ली वाली न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस कैसे रहेंगे, मतलब पहले के सेल्स कैसे रहेंगे। जब कुछ नई नई डेवलप होना स्टार्ट होती है वो इतनी एडवांस तो होती नहीं है, उसमें काफी कमियां प्रेजेंट होती हैं। सिमिलर तरीके से जब आपका सेल जब नया नया बनना स्टार्ट हुआ होगा, जाहिर सी बात है उसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो रहा नहीं होगा। नॉर्मल सेल आया, न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा नहीं। अब अगर न्यूक्लियस ही अच्छे से डेवलप नहीं है तो उसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस बस पड़ा होगा अपने सेंटर में। फिर कई सेल ऑर्गेनल्स गायब होंगे, राइबोसोम्स छोटे कम प्रेजेंट होंगे। अब अगर आप नए में एकदम ऑपोजिट आ जाएगा आपके न्यू वाले सेल में, जो प्रेजेंट जो आपके बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारे आते हैं आपके यूकार्योटिक में। जो सेल्स पहले के थे, स्टार्टिंग के, प्रिमिटिव, उनको आप बोलते हो प्रोकार्योटिक सेल्स। तो डिफरेंशिएट करना है आपको बिटवीन पहले के सेल्स एंड अभी के सेल्स में। तो पहला डिफरेंस हमने करा नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और अभी में क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा along with an nuclear membrane is present। ये डिफरेंस क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड देखिए, स्टार्टिंग का था तो कई सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहे होंगे, यहाँ पे मेनी सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, सुपरफुल फॉर्म में लिखिएगा अपने नोट्स में। यहां पर सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, बहुत चीजें प्रेजेंट है, सब कुछ एब्सेंट है। थर्ड यहां पर आपके राइबोसोम्स वर स्मॉल, यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, राइबोसोम्स आर लार्ज। ठीक है। आखिरी डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में जब हुआ था, अच्छा डीएनए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको टाइम लगता है बनने में, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती है उसमें। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, आपके प्रिमिटिव पुराने सेल्स में केवल डीएनए का एक स्ट्रैंड था। स्ट्रैंड क्या होता है, ये एक स्ट्रैंड कहलाएगा, इस रिलेटेड और दो हो जाएंगे। तो केवल आपके डीएनए का एक स्ट्रैंड पाया जाता है पुराने वाले सेल्स में। अभी के सेल्स में मोर देन वन,
more than one strands of DNA। इतना ठीक है। अच्छा, जब भी आप कोई भी डिफरेंशिएट देंगे, कोई भी डिफरेंस करेंगे, आप पूछा हो ना पूछा हो, आप एग्जाम्पल देंगे साथ में। क्यों? मान लीजिए आपको यहाँ कोई गलती हो गई करने में, तो जो आप दे रहे हैं आप एग्जाम्पल, उससे आपके मार्क्स कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप कर सकते हो। एग्जाम्पल हम ऊपर लिख रहे हैं आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल आप कर सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर सिंपली यहाँ पर आप बैक्टीरिया भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में हम लोग हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ह्यूमन सेल्स, या फिर प्लांट सेल्स, या फिर अमीबा। कितना पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर सेल पूरा। कोई भी डाउट हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, जो नंबर हमने आपको दिया हुआ है, तो आपको हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे व्हाट्सएप वाले में, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पैसे नहीं लगना है आप लोग को इस वक्त ग्रुप में ऐड होने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे अपना सेल रिलेशन।